अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लॉ गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन पोर्शन के कुछ सेक्शंस जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो सीपीसी के अंदर जो सेक्शन पोर्शन के अंदर जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 1 से लेके 12 तक, उसके बाद 15 से लेके 20 तक, और उसके बाद सेक्शन 47 है, और सेक्शन 47 के बाद जो है 21 तक है। सेक्शन 47 के बाद 75 और 96, 75, 96 और 96 के बाद जो है आपका सेक्शन 115 और फिर 151। ठीक है, ये सेक्शन का पोर्शन है। अब इस सेक्शन पोर्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये सारा का सारा करक्स है सीपीसी के सेक्शंस में से। ये वो सेक्शंस हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, और आगे चल के अगर आप जो है जुडिशियल अटेम्प्ट देते हैं वहाँ पर भी ये सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लॉ गेट की हद तक ही पढ़ना है, लॉ गेट की हद तक पढ़ना है, बैरिक वर्डिंग की तरफ फोकस करना है, और सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूँगा, नोट्स की तरफ मत जाएँ, नोट्स की तरफ मत जाएँ। अक्सर स्टूडेंट्स अभी भी यही कह रहे हैं कि सर आप काइंडली जो है हमें नोट्स दे दें। देखिए, मैं नोट्स बना के आपको दे भी दूँ, लेकिन वो नोट्स बनेंगे कहाँ से? बैरिक से। उन नोट्स के अंदर क्या करूँगा, मैं अपनी वर्डिंग ऐड कर दूँगा। अब जब मैं अपनी वर्डिंग ऐड करूँगा, आप उन नोट्स को गो थ्रू करेंगे, उन नोट्स के अंदर क्या होगा, मेरी वर्डिंग यूज़ हुई होगी, लेकिन जो आपका टेस्ट होगा वो मेरी वर्डिंग से तो नहीं आएगा, वो टेस्ट आपका बैरिक्स में से आएगा। सिर्फ और सिर्फ बैरिक्स पर कमांड हासिल करें। मैं डेली बेसिस पे कर ही क्या हो रहा होता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता हूँ कि बैरिक्स की जो मेन वर्ड्स हैं उन मेन वर्ड्स को आपकी तरफ कन्वे कर सकूँ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर सेक्शन के पोर्शन को देखे जाए तो सेक्शंस के पोर्शन की तरफ जाने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसा है कि जहां से सवाल आ सकते हैं। किस तरीके से कि जैसे कि अगर हम बात करें सेक्शंस की, इसके मार्क्स कितने, इसके मार्क्स जैसे कि आपको पता है कि सीपीसी के 20 मार्क्स हैं। अब 20 में से क्या होगा कि 10 मार्क्स आपके डिवाइड हो जाएंगे सेक्शंस में से, और 10 मार्क्स आपके कहाँ चले जाएंगे? ऑर्डर्स में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 10 सवाल आपके सेक्शंस में से एनी हाउ आएंगे ही आएंगे। अब इन 10 सवालों के लिए करना क्या है? इन 10 सवालों के लिए आपने करना सिर्फ इतना है कि बैरिक को पढ़ना है। अब सेक्शंस में और ऑर्डर्स में फ़र्क क्या है? अगर हम बात करें सेक्शन की और ऑर्डर की, तो मेन डिफरेंस अगर देखा जाए सेक्शन में और ऑर्डर में, तो जो सेक्शंस हैं पास्ड बाय द असेंबली, क्या है? पास्ड बाय असेंबली। जो सेक्शन पोर्शन है सीपीसी का वो किसने पास किया है? वो असेंबली ने पास किया है। अब ये जो असेंबली है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन की हद तक ही इसको लेजिस्लेट कर सकते हैं। जो लेजिस्लेशन है आपकी, लेजिस्लेशन ने आपके सेक्शन पोर्शन को पास किया है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स किसने पास किए? ये ऑर्डर्स पास किए हैं आपके हाई कोर्ट के, पास बाय द हाई कोर्ट, पास्ड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। अब लेट्स फॉर सपोज के सेक्शंस के अंदर अगर अमेंडमेंट करनी होगी तो सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट कौन करेगा? लेजिस्लेशन करेगी। और अगर ऑर्डर्स के अंदर अमेंडमेंट करनी होगी तो वो कौन करेगी? कंसर्न हाई कोर्ट। सीपीसी के अंदर जितनी भी अभी अमेंडमेंट्स आई, तो पंजाब के अंदर अमेंडमेंट्स चेंज है, और जो आपका सिंध है, सिंध के अंदर अमेंडमेंट चेंज है, और केपीके के अंदर अमेंडमेंट्स चेंज है। ठीक है, अब कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी अमेंडमेंट है ऑर्डर्स के अंदर जो आप देखते हैं कि ये सिंध के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर है, तो अब हम इसको रीड आउट करें या ना करें, और ये आपके लॉ गेट के सिलेबस के अंदर भी है, तो उसको एटलीस्ट 1 या 2 टाइम गो थ्रू लाजमी करें, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट में से भी आपकी जो है क्वेश्चन रेज हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम फर्दर इसको देखें तो जो आपके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स कितने इसके ऑर्डर्स हैं? नियर अबाउट कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स कितने हैं इसके पोर्शन के अंदर? 8 आपके इसके ऑर्डर्स हैं। वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो मेन डिफरेंस है कि सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर सीपीसी जो है इसका सेक्शंस का पोर्शन जो है वो सब्सटेंटिव पार्ट है, और जो ऑर्डर्स का पोर्शन है वो प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी कंप्लीट क्या है? कंप्लीट सीपीसी कोड ऑफ के सिविल प्रोसीजर आपका प्रोसीजरल लॉ है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते ये सब्सटेंटिव पार्ट है या फिर ये जो है आपका प्रोसीजरल पार्ट है। कंप्लीट क्या है? ये जर्नल, इट इज़ एन जनरल लॉ। सवाल यहाँ से भी आ सकता है, विच लॉ इट इज़? इट इज़ एन
जनरल लॉ, ये एक जनरल लॉ है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि स्पेशल लॉज, जितने भी आपके स्पेशल लॉज होते हैं, स्पेशल लॉज प्रिवेल टू जनरल लॉज। स्पेशल लॉज क्या करते हैं, प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज पे। दूसरी बात कि ये जो कोड है, कोड के अंदर क्या होगा, अगर कोड की डेफिनेशन देखें तो ये बताता है कोड इंक्लूड्स रूल्स, कोड इंक्लूड्स रूल्स, के कोड जो है उसके अंदर आपके रूल्स भी आ गए, और रूल्स कौन बनाता है, आपकी हाई कोर्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट की बात की जाए, अब अगर हम ये देखें कि सीपीसी के सेक्शंस का क्या जो है पार्ट है, क्या रोल है, और आपका जो ऑर्डर्स हैं उसका क्या रोल है, तो देखें जो सेक्शंस हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। सेक्शंस क्या बताते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। और जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स क्या रोल प्ले करता है, ऑर्डर्स जो है आपका टेल्स डिटेल्ड प्रोसीजर, ऑर्डर्स आपका डिटेल्ड प्रोसीजर बताता है, डिटेल्ड प्रोसीजर। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जो कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जिस तरीके से सेक्शन 26 है कि किस तरीके से आप जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगे। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 के अंदर है, लेकिन उसका डिटेल्ड प्रोसीजर कहाँ है, आपके ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर देखें इसके इंट्रोडक्शन को, तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये याद रख लेंगे। देखिए डेट ऑफ इनेक्टमेंट वो होती है जिस दिन लेजिस्लेशन ने आपके उस कानून को पास किया हो, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वो होती है जिस दिन वो कानून पाकिस्तान पर एप्लीकेबल हो, जिस दिन वो कानून पाकिस्तान पर एप्लीकेबल हो। दूसरी बात ये कि ये जो है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। आप ये नहीं कह सकते ये जो है सिंध पर एप्लीकेबल है या नहीं है, पंजाब पर एप्लीकेबल कुछ हद तक है और पंजाब में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो ऐसा अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आएगा लॉ गेट के अंदर, तो आपने ये याद रखना है कि ये पूरे के पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट देखें, इसकी अगर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद करनी है आपको, तो आपने याद किस तरीके से करनी है, 1 जनवरी 1909। अब ये डेट अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं भी होती, तो देखिए मैं आपको सिंपल इतना बताता हूँ कि ये एक ऐसी डेट है जिस डेट को दो कानून पास हुए, एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और दूसरा लिमिटेशन एक्ट। अगर आपको याद नहीं बैठती कि यार सीपीसी की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, किस दिन ये कानून इन्फोर्स हुआ, तो आपने सिंपली इतना याद रख लेना है कि ये डेट क्या है, ये एक ऐसी डेट है जिस डेट पर दो कानून पास हुए, एक लिमिटेशन एक्ट और एक जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कोड की बात कर रहा था मैं, तो सब सेक्शन 2 डिफाइन करता है इसके डेफिनेशन, और सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर क्या है आपका कोड। उसके बाद मेन जो इसके सेक्शन है, जो सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है वो क्या है, को आपका डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, इनमें डिफरेंस क्या है। ये सवाल ऐसा सवाल है कि जो मैं जब एलएलबी कर रहा था उस टाइम पे मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन था कि आखिर डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या फ़र्क है। क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि जितनी भी ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज, ऐसा कोई एक मुहावरा फिक्रा भी है। अब किस तरीके से इसको समझा जाए कि यार डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। जब तक आप एक डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट नहीं देख लेते, यानी कि एक जजमेंट नहीं देख लेते। जजमेंट की मैंने एक जो है डेफिनेशन ड्रा की कि इट इज़ एन डिटेल्ड जजमेंट इज़ द डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। और जितनी भी जजमेंट है वो फॉलो करेगी किसको, डिक्री और ऑर्डर को। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि यार आखिर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम याद किस तरीके से करें, तो बहुत ही सिंपल है। इसको आपने जो है इस तरीके से घुमाना फिराना नहीं है, या इस डेफिनेशन को आप जो है इस तरीके से नहीं कह सकते कि यार याद नहीं हो रही है क्या। देखिए सबसे पहले आप समझें डिक्री को, वर्ड क्या है डिक्री, और एक वर्ड है जजमेंट, और एक है ऑर्डर, ठीक है। अब सबसे पहले इसका रेलेवेंट, इन तीनों का रेलेवेंट प्रोविजन याद करें। अब इन तीनों का रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, इसका है सेक्शन 2 सब क्लास 2, और आपका जो जजमेंट है, जजमेंट का है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 होगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है, और इसका क्या है सब सेक्शन 14 है। ये आपने याद कर लेना एक दफ़ा। अब अगर आपको अच्छे तरीके से डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को समझना है, एक बार अपनी लाइफ के अंदर सिविल सूट की एक जजमेंट उठाएं, और कोई भी आप जो है डिक्री शीट उठाएं। देखें अब सबसे पहले ऑर्डर को समझते हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, क्या है फॉर्मल
एक्सप्रेशन ऑफ कोड। ठीक है, अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोड क्या है? मिसाल के तौर पे आप कोड के अंदर जाते हैं, कोड के अंदर एडवर्स पार्टी को जज साहब ये कहते हैं, कोड ये कहती है कि आपने नेक्स्ट हेयरिंग को ये डॉक्यूमेंट्स, ये एविडेंस प्रोड्यूस करने ही करने। ठीक है, अब ये कोड का कहना ये क्या है? ये आपका ऑर्डर है। किस तरीके से ऑर्डर है? कोड के अंदर जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट, कोई भी एक जो है डायरेक्शन दे किसी पार्टी को, या जो है एविडेंस कॉल कर ले, या फिर जो है किसी भी किस्म का ये भी कह ले कि आपने नेक्स्ट हेयरिंग को ये काम करना है, आपने नेक्स्ट हेयरिंग पे अपने अगली पेशी के अंदर ये काम करना है, किसी भी किस्म का ऑर्डर पास करे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट क्या है? फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जज साहब कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो क्या है? वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट आपकी अगर ये आ जाती है, इट इज़ एन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, तो डिक्री भी तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट है। लेकिन डिक्री क्या करती है? डिक्री जो है ये करती है, मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन विच एडजुडिकेट which as far regards court expressing it conclusive determines the rights of the parties। डिक्री के अंदर क्या है? डिक्री जो है डिटरमाइन करती है, डिटरमाइंस राइट्स ऑफ पार्टीज, राइट्स ऑफ पार्टीज, हकूक का तयन करती है। अब ये हकूक का तयन क्या होता है? देखें, जब अदालत के अंदर आप गए, कोर्ट ने किसी के हक में डिग्री पास कर दी। अब जब कोर्ट किसी के हक में डिग्री पास कर देती है, तो क्या होता है कि कोर्ट ये कह दे कि भाई, फॉर सपोज कोर्ट ये कहते हैं जब तक इस अदालत का कोई फाइनल एडजुडिकेशन, यानी कि हतमी मुकदमे तक, यानी कि आखिरी तारीख तक, जब तक कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचती, तब तक ये प्रॉपर्टी इस शख्स के कस्टडी में रहेगी। फॉर सपोज कि एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। बी कहता है, जो कि जजमेंट डेटर है, बी कहता है कि जज साहब ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, क्योंकि अब सिविल सूट आपको पता है कि 10-10 साल चलते रहते हैं, तो जब तक इस कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें। लेकिन अदालत कहती है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जिसकी कस्टडी में इतने सालों से, उसी की कस्टडी में रहेगी, उसी की पोजीशन में रहेगी, ये लाफुल पजेरा, जब तक कोर्ट उसकी फाइनल डिग्री पास नहीं कर देती। अब ये क्लियर हुआ? डिक्री के अंदर क्या याद रखना है? डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये कि मैटर इन कंट्रोवर्सी हो। क्या हो? मैटर इन कंट्रोवर्सी। अब ये मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? कि दोनों पार्टीज के दरमियान तजाद हो, तजाद होना लाजिम है, दोनों पार्टीज के दरमियान तजाद हो। ठीक है, और कोर्ट क्या करे? किसी के हक में ये कह दे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो कोर्ट का ये कहना क्या है? कोर्ट का ये कहना है डिक्री। ठीक है, अगर कोर्ट ये कहे कि आपने अगली तारीख को, अगली सुनवाई को ये काम करना है, तो वो क्या है? वो आपका ऑर्डर है। और कोर्ट किसी के फेवर में कोई बात कह दे, किसी के फेवर में, किसी के हक में कोई जो है ऑर्डर जारी कर दे, वो क्या है? वो आपकी डिक्री हो गई। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद है गिव्स फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट डिक्री इज ऑर्डर। फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट डिक्री, विच इज़ नॉट डिक्री। अगर कोई डिक्री नहीं है तो वो क्या होगा? वो आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट विच इज़ नॉट डिक्री इज एन ऑर्डर। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद डिक्री की काइंड्स की अगर हम बात करें तो डिक्री की दो काइंड्स आपने याद रख लेनी है। एक है प्रिलिमिनरी, ठीक है, और एक है फाइनल। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क मैं आपको सिंपल इतना बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा सिविल मुकदमे तो 10-10 साल चलते रहते हैं, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ये कह देती है कि भाई जब तक ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, जब तक ये इस प्रॉपर्टी का फाइनल कंक्लूजन नहीं पहुंच जाता, यानी कि अदालत फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये प्रॉपर्टी ए के कस्टडी में, ए के पोजेशन में रहेगी और ए इसका लाफुल पजेजर है। तो ये कोर्ट ने पास की प्रिलिमिनरी डिक्री, और फाइनल एडजुडिकेशन जब हुई तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया ये प्रॉपर्टी बी की और बी को ये प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्ट का कहना जो है ये क्या हो गया? फाइनल डिक्री हो गई। अब जजमेंट के लिए क्या याद रखना है? इट इज एन डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट। जजमेंट क्या है? जजमेंट है डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट। अगर आप इसकी वर्डिंग को देखें तो जजमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? मीन्स द स्टेटमेंट विच गिव्स बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑन
ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। अब होपफुली कि इन दोनों का डिफरेंस तो आपको डिक्री का और ऑर्डर का फ़र्क क्लियर हो गया होगा। देखिए जजमेंट क्या करती है, जजमेंट एक डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट है। जब अदालत फाइनल डिक्री पास कर देगी तो अदालत उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद एक जजमेंट लिखेगी। ठीक है, जजमेंट के अंदर कोर्ट ये लिखेगी कि पहली हेयरिंग पे हमने ऑर्डर पास किया, इसको हमने डायरेक्शन दी। सेकंड हेयरिंग पे फिर हमने ऑर्डर पास किया, उसको ये कहा। थर्ड हेयरिंग पे हमने ये ऑर्डर पास किया। फिर चौथी हेयरिंग पे हमने जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास की। फिर हमने पांचवी डिग्री पे ये किया वो किया। डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट होगा, जो कि आपकी 100 पेजेस पे भी हो सकती है, 200 पेजेस पर भी हो सकती है। ठीक है, और आपकी उस जजमेंट के एंड में डिग्री शीट होगी। उस डिग्री शीट से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो फाइनल डिग्री है किसके हक में पास हुई है। पूरी जजमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ डिग्री शीट देख ली। उस डिग्री शीट में ये होता है कि डिग्री किसके हक में पास हुई है। अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये कि विच फॉलोज द डिग्री एंड ऑर्डर। तो जजमेंट किसको फॉलो करती है, जजमेंट ऑलवेज फॉलोज द डिग्री एंड ऑर्डर। जजमेंट हमेशा डिग्री और ऑर्डर दोनों को फॉलो करती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन होपफुली कि ये यहाँ तक मेन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इन तीनों के दरमियान वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसका डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर मैंने डिफ्रेंशिएट ड्रा किया है डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट में, जो कि नियर अबाउट कोई हाफ एन आवर का है। ठीक है, अब ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम आते हैं पार्टीज ऑफ डिग्री। पार्टीज ऑफ डिग्री का मतलब ये कि डिग्री के अंदर या आपके सूट के अंदर, सिविल के अंदर क्या होता है, सूट होता है। सिविल के अंदर क्या होता है, सूट। और सूट क्या होता है, सूट इज ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूटेड, सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है। सूट फाइल नहीं होता, फाइल का वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल ले हमेशा के लिए। सूट क्या होता है, हमेशा इंस्टीट्यूट होता है। अब फर्दर अगर हम देखें तो सब क्लास 3 के अंदर एक वर्ड आ जाता है आपका डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर, ठीक है। और एक वर्ड आ जाता है जजमेंट डेप्टर, लेकिन इसको जजमेंट डेटर कहा जाता है। अब जजमेंट डेटर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 5 में क्या आ जाता है, 5 में आ जाता है आपका फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट। और उसके बाद आ जाता है आपका 6 के अंदर फॉरेन जजमेंट। ठीक है, उसके बाद 7 के अंदर आ जाता है आपका फॉरेन गवर्नमेंट प्लीडर। और उसके बाद ना 8 के अंदर आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है जज। और 9 के अंदर जजमेंट आ गया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10 के अंदर क्या आ जाएगा, 10 के अंदर आपका आ जाएगा जजमेंट डेटर। ठीक है, और 11 के अंदर आई थिंक ये है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 12 के अंदर क्या है, मींस प्रॉफिट। इसको अक्सर लोग मेसनी प्रॉफिट भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, मींस प्रॉफिट। मींस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद 13 के अंदर क्या है, 13 के अंदर आ जाता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रिस्क्राइब पब्लिक ऑफिसर। 17 के अंदर क्या है, पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर आ गया। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कोई और इंपॉर्टेंट नहीं। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डिग्री होल्डर। अब जो वर्ड डिग्री होल्डर है, इसके लिए आपने वर्ड क्या याद रखना है कि एक होता है डिग्री होल्डर और एक होता है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कहाँ पर डिफाइंड है, जजमेंट डेटर इज डिफाइंड इन सब सेक्शन 10। ठीक है, और डिग्री होल्डर कहाँ डिफाइंड है, सब सेक्शन 3। जिसके हक में डिग्री पास हुई है, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री होल्डर। ठीक है, डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर। होल्डर का मतलब जिसके हक में पास हुई है, जो होल्ड करता है। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेप्टर। डेटर, डेटर का मतलब
कोई कर्ज वगैरह की, डेटर किसको कहते हैं, कर्जी को। तो जजमेंट डेटर मतलब कि जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिग्री हैज बीन पास्ड, कोई ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर। ठीक हो गया। तो सेक्शन सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 10 दोनों याद रख लें। ठीक है, अब ये किस तरीके से याद रखेंगे, डिग्री के बाद वर्ड है डिग्री होल्डर और जजमेंट के बाद वर्ड है जजमेंट डेटर। किस तरीके से आप देखें, डिग्री कहाँ पर है, डिग्री है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर, और डिग्री होल्डर कहाँ पर है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर, और जजमेंट कहाँ पर है, जजमेंट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। जजमेंट के बाद जो वर्ड है जजमेंट डेटर वो कहाँ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर। मतलब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करता है, डिस्ट्रिक्ट को ये कहता है मींस अ लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हियर इन कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इन सिंपल मैनर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस तरीके से इसको कहेंगे कि एक ज़िला जिसके अंदर कोई तहसील्स भी हैं, ठीक है, एक ऐसा ज़िला जिसके अंदर 3 से 4 सिटीज़ भी आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जो अपील है वो कहाँ जाती है, हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फॉरेन कोर्ट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मींस अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान। क्या, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कोई ऐसी अदालत की बात करें जो कि पाकिस्तान से बाहर है। तो अगर इसके अंदर ब्लैंक आ गई तो आपने याद रख लेना है कि फॉरेन कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्या है, उसके बाद फॉरेन जजमेंट की बात कर रहा था। फॉरेन जजमेंट क्या है कि वो जो अदालत पाकिस्तान के बाहर है, अगर वो कोई जजमेंट पास करते हैं उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। उसके बाद जज की डेफिनेशन क्या है, अगर जज की डेफिनेशन देखें तो जज की कहता है मींस अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। जज की डेफिनेशन पीपीसी के अंदर कुछ और होगी, सीआरपीसी के अंदर कुछ और होगी, क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ और है, सिविल लॉ के अंदर कुछ और है। सीपीसी की हद तक क्या है, जज इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि एक डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। एक मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सबसेक्शन क्या है, 11 कह रहा है कि मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स और स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु विद द स्टेट ऑफ द डिसीज एंड वेयर अ पार्टी सूज टू सूज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। देखें, आपने इसका याद क्या रखना, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो सन या डॉटर हो सकती है, यानी कि उसका नस्ल में से उसका बेटा हो सकता है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे, वहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी शख्स हो सकता है, आइदर नेक्स्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आइदर कोई जो है आपका एक एडवोकेट भी हो सकता है, कोई भी शख्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो सकता है। वो शख्स जो कि क्या करता हो, जो कि उसकी प्रॉपर्टी, डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीन्स प्रॉफिट। इसको अक्सर लोग मेसनी प्रॉफिट कहते हैं, कुछ इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कहते हैं। मीन्स प्रॉफिट है क्या, देखें, मीन्स प्रॉफिट कह रहा है प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। इसके अंदर वर्ड्स क्या है, रॉन्गफुल पोजेशन, रॉन्गफुल पोजेशन। अब इसको आप इस तरीके से क्लियर करें, मिसाल के तौर पे एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब एक रॉन्गफुल पजेजर था, लॉफुल पजेजर नहीं था। एक शख्स था जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी और वो उसका ओनर नहीं था। ठीक है, और वो क्या करता रहा है कि वो जो है 10 सालों से उस प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट्स उठाता रहा है। क्या उठाता रहा है, प्रॉफिट्स उठाता रहा है। और जब जिस जो एक्चुअल ओनर था उसके हक में जब डिक्री पास हुई, उसके फेवर में जब डिक्री पास हुई, तो अदालत को वो ये कहता है कि जज साहब इसने 10 साल जो मेरी प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा उठाया, आइदर वो प्रॉपर्टी आपकी जो है ग्रोइंग क्रॉप्स की सूरत में भी हो सकती है, उसने मेरी प्रॉपर्टी ज़मीन में से जो काश्तकारी की है, ज़मीन में से जो मेरी गंदम उठाई है, वो किस खाते में गई। ये प्रॉपर्टी तो मुझे मिल गई, लेकिन वो किस खाते में गई, जो 10 सालों 5 साल या 10 साल से जो प्रॉफिट उठाता रहा है वो किस खाते में गया। तो उसके लिए वो अलग से मुकदमा दाखिल करेगा, जिसको हम मीन्स प्रॉफिट का मुकदमा कहेंगे। क्या कहेंगे, मीन्स प्रॉफिट का मुकदमा। उस मीन्स प्रॉफिट के मुकदमे में वो करेगा क्या, उस मीन्स प्रॉफिट के मुकदमे में वो ये कहेगा कि इसने जो भी इस प्रॉपर्टी में से फ़ायदा उठाया वो फ़ायदा भी मुझे दिलाया जाए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएगी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। देखें, मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी नहीं है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी मौजूद नहीं है।
एक्चुअल जो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो कहाँ मिलेगी, जनरल क्लासेस एक्ट में से, डेफिनेशंस में से। खैर इसकी हद तक हमने पढ़ना है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कह रहा है इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या कह रहा है, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका क्या मतलब है, देखें जितने भी हर्ब्स वगैरह हैं, जितनी भी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जितने भी आपकी गंदम काश्तकारी, जितने भी आपके फसल वगैरह होते हैं, वो सब के सब क्या हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव हो सके, ठीक है, जो मूव हो सके। अब जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में कोई मोबाइल है, मेरे हाथ में कोई बुक है, सब के सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये कह रहे हैं इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब कि जितने ज़मीन के साथ अटैच जो क्रॉप्स होती हैं वो सब भी मूव हो सकती हैं, क्योंकि उनको निकाला जा सकता है, तो वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगी। उसके बाद पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर मीन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन नेमली। अब देखें पब्लिक ऑफिसर को ये डिस्क्राइब करा, यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन कुछ और है और पीपीसी के अंदर डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिसर है वहाँ पर वो पब्लिक सर्वेंट है। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा है, एवरी जज, ठीक है, उसके बाद पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद एवरी कमीशन ऑफिसर, जो 17 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा। और उसके बाद इसने फर्दर इसको एलोबरेट किया कि कौन कौन पब्लिक ऑफिसर होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन 3, सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोड। सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोड को किस तरीके से याद रखा जा सकता है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोड को इस तरीके से याद रखा जा सकता है, अच्छा, कि जो आपकी अदालतें हैं, जो आपकी अदालतें हैं सब ऑर्डिनेट हैं, उसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोड। कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिविल कोड हायरार्की ऑफ द सब ऑर्डिनेशन सिविल कोड शैल बी सेम प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, सिविल कोड ऑर्डिनेंस। अब जो आपका मेन सेक्शन 3 है वो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सिविल कोड डिस्ट्रिक्ट कोड इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोड इज सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोड। अब देखें इसकी हायरार्की को आप इस तरीके से समझें कि लेट सपोज एक आपकी क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंडर कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर कौन सी है, सिविल कोर्ट। लास्ट टाइम उसने क्वेश्चन बनाया लॉ गेट के अंदर कि जो सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू, सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू, फिर उसने ऑप्शन दे दिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट, या फिर उसने दे दिया कि बोथ ए एंड बी। अब देखें जो सिविल कोर्ट है ये किसके सबऑर्डिनेट है, अक्सर स्टूडेंट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे क्लिक किया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था बोथ ए एंड बी। वो किस तरीके से बोथ ए एंड बी था, कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट है किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसके सबऑर्डिनेट है, वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो तो ये तीनों के तीनों कोर्ट्स उसके सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 आया था सेविंग्स का। सेविंग का मतलब क्या है, देखें एक होता है सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जिसको हम सेविंग क्लास कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर मैंने डिफरेंशिएट ड्रा किया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास एंड सेविंग क्लास। तो देखें जो आपका सेविंग क्लास है, सेविंग क्लास का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्पेशल कानून बनाया जाता है, किसी भी किस्म का कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ बनाया जाता है, तो वो इस लॉ के सुपरसीड होगा। सुपरसीड मतलब ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी आपके स्पेशल लॉ हैं, ठीक है, या फिर क्या है लोकल लॉज हैं, वो सुपरसीड करेंगे किसको, जनरल लॉज को, वो जनरल लॉज के सुपरसीड हो जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेक्शन 5 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। सेक्शन 5 ने सिंपली रेवेन्यू कोड्स की बात की कि जितने भी रेवेन्यू के मामलात हैं वो सब के सब कौन डील करेगा, रेवेन्यू कोड डील करेगी। उस रेवेन्यू के मामलात के साथ सीपीसी का कोई लेना देना नहीं, उसके लिए आप लैंड रेवेन्यू एक्ट उठा लेंगे। उसके बाद आ जाए सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है, सेक्शन 6 जो बात करती है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ये कहती है कि एक होता है सिविल ग्रेड फर्स्ट, ठीक है,
सिविल कोड के अंदर ग्रेड फर्स्ट होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, ठीक है। हर प्रोविंस के अंदर अलग अलग जो है सिस्टम है। जब आप अदालत के अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। अब देखें, एक है स्मॉल काजेस कोड्स, जो कि सेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड है। अब ये कह रहा है कि जो स्मॉल काजेस कोड्स हैं वो कौन से मुकदमे सुन सकते हैं, जो पीटी मैटर्स हैं जिनकी जो पिक्यूनरी लिमिट है वो 35,000, ठीक है। कितनी है? 35,000। अब इस अमाउंट से जब एक्सीड हो जाएगा तो वो मुकदमा जो है स्मॉल काजेस कोर्ट नहीं सुनेगी। अब लेट सपोज फॉर सपोज के एक जो है आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 का एक जो है सिविल जज है, और उसकी जो पिक्यूनरी लिमिट है वो कितनी है? पिक्यूनरी लिमिट उसकी है 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख से ऊपर का कोई मुकदमा नहीं सुन सकता। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये मालियाती जुरिस्डिक्शन, यानी कि वो अदालत कितने मालियाती हद तक, पैसों की कितने पैसों की हद तक, प्रॉपर्टी की हद तक जो है मुकदमा सुन सकती है। जब आप कराची के अंदर चले जाएंगे तो कराची के अंदर 1.5 करोड़ से अब कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होगी। 1.5 करोड़ से कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर। अंडरस्टैंड? क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा सिटी है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी करोड़ों में, इस वजह से। अब उसके बाद स्मॉल काजेस कोर्ट्स को अगर हम देखें, स्मॉल काजेस कोर्ट्स क्या डील करती हैं कि जितनी भी छोटी छोटी जो हैं अदालतें हैं जिसके अंदर पीटी मैटर्स आते हैं, कोई लड़ाई झड़ाई हो गई, कोई 10,000, 20,000, 30,000 का मैटर हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 8 को अगर हम देखें, सब सेक्शन 9 क्या है? कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 क्या है? अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से रेज होना शुरू हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 डिफाइन करता है किसको? जुरिस्डिक्शन को। उसके बाद सेक्शन 10 क्या करता है? स्टे ऑफ सूट को। उसके बाद 11 क्या कहता है? रेस जुडिकाटा। 12 क्या कहता है? बार टू फर्दर सूट की बात की इसने। अब देखें, सेक्शन 9 क्या कहता है? कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। इसकी अगर आप बैरक वर्डिंग को देखेंगे तो कह रहा है कि द कोर्ट्स शल हैव, शल का वर्ड है, मैंडेटरी, हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ऑल सूट्स, सूट्स की बात की इसने, जो क्या है? सिविल नेचर के हैं, जो सिविल नेचर के हैं, ठीक है। सिविल अदालत कोई भी सिविल मुकदमा सुन सकती है अनलेस बार्ड। क्या है? अनलेस बार्ड। सिविल नेचर विद इन द देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो वर्ड क्या याद रखना है? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अब ये बार्ड का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि सिविल अदालत कोई भी सिविल मुकदमा सुन सकती है जब तक वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार नहीं है। अभी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार किस तरीके से? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को हम इस तरीके से समझेंगे, मिसाल के तौर पे अब जो मोहसिन है वो ये कहता है कि सर ये प्रॉपर्टी, ये कार में ले जाऊं, मैं खामोश रहता हूँ, तो मेरा कुछ ना कहना क्या इम्प्लाइड है, ठीक है। अब ये कहता है कि सर ये कार में ले जाऊं, मैं इसको एक्सप्रेस बाय वर्ड, बाय रिप्रेजेंटेशन इसको कह रहा हूँ कि हाँ हाँ आप ये गाड़ी आपकी होगी, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस है, ठीक है। और अदरवाइज वो क्या है? वो इम्प्लाइड है। बार का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। रुकावट किस तरीके से? जो रुकावट बताई गई सेक्शन 11 की सूरत में, सेक्शन 12 की सूरत में, और फिर सेक्शन 47 सीपीसी के अंदर। सेक्शन 10 क्या कहता है? स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं। रेस सब जुडिस, रेस सब जुडाइस, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अगर आप सेक्शन 10 को पढ़ें, नो कोर्ट शल प्रोसीड। क्या है? नो कोर्ट शल प्रोसीड का वर्ड है। सेक्शन 11 में क्या है? नो कोर्ट शल ट्राई। अब ये वर्ड प्रोसीड और ट्राई के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट ड्रॉ करना है कि आखिर इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों सेक्शंस के अंदर एक ही वर्डिंग है।
क्या वर्डिंग है, कह रहा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विथ द trial or any suit which matter in issue is also direct or substantially in issue previously instituted between the same parties। तो दोनों के ग्राउंड्स क्या हैं, दोनों के जो ग्राउंड्स हैं वो है सेम पार्टीज हैं, ठीक है, पार्टीज भी हो गए और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी, ठीक है, या फिर सेम काज ऑफ एक्शन, और फिर थर्ड क्या है, थर्ड है सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, ये तीनों के तीनों इनके ग्राउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेम टाइटल, सेम टाइटल, अगर आप दोनों को देखेंगे सेक्शन 11 को भी सेक्शन 12 को भी, तो दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर यही आपको वर्डिंग मिलेगी, नो कोर्ट शैल ट्राई द सूट issue directly or substantially in issue between the directly substantially in issue former between the same parties under whom they are litigant, ठीक है, litigant। उसके बाद सेम कोर्ट competent to try it। अब देखें सेक्शन 10 के अंदर ये कह रहा है कि कोई भी अदालत प्रोसीड कर ही नहीं सकती एक मुकदमा जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है, एक मुकदमा जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है, चल रहा है, मुकदमा कंकरेंटली चल रहा है। एक मुकदमा है जो कि 2010 के अंदर दाखिल हुआ कोर्ट के अंदर और टिल 2023 के अंदर चल रहा है, तो ये अभी चल रहा है, इसका कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुई, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अब जो है ए, इनमें से क्या होता है, इनमें से ए जो है क्या करता है, जो आपका डिफेंडेंट है, जो आपका डिफेंडेंट है, इस डिफेंडेंट को तंग करने के लिए, ये प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को तंग करने के लिए एक सेपरेट सूट दाखिल कर देता है जिसके अंदर सेम ही प्रॉपर्टी है और सेम ही प्रॉपर्टी का टाइटल है। वो क्या करता है, वो जो है उसने पहले मुकदमा दाखिल किया कहाँ पर, शहदादपुर के अंदर, और फिर जो है उसने मुकदमा कहाँ दाखिल कर दिया, उसने मुकदमा दाखिल कर दिया कहाँ पर, अपना टंडो आजम के अंदर। अब कह रहा है कि जो दूसरी अदालत है ये प्रोसीड ही नहीं कर सकती, उसको चला ही नहीं सकती, उसको चला ही नहीं चला सकती, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 10 होपफुली क्लियर हो चुका होगा अभी तक आपके। सेक्शन 10 क्या है कि एक मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, तो दूसरी अदालत उसको स्टार्ट नहीं कर सकती, यानी दूसरी अदालत चला नहीं सकती। अब उसके बाद सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 ये कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है कि अदालत उसको ट्राई ही नहीं कर सकती, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, यानी कि उसको स्टार्ट से लेके ही नहीं चल सकती। किस तरीके से स्टार्ट से लेके नहीं चल सकती, इट मीन्स के उसको अदालत जो है ये नहीं कह सकती कि हाँ भाई आप इंस्टीट्यूट कर लें। अब सेक्शन 11 में क्या है, सेक्शन 11 में फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट आ चुका है, डिसीजन ऑफ कोर्ट आ चुका है। 2010 से मुकदमा चला, 2022 के अंदर उसका डिसीजन आ गया। अब फैसला आया किसके हक में, डी के हक में। अब ए क्या करता है, ए जो है कहता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो मेरे हाथों से चली गई, चलो इसको तंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है दोबारा लिटिगेशन फाइल करता हूँ, दोबारा लिटिगेशन की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इसके खिलाफ एक और मुकदमा फाइल कर देता हूँ, सेम ही काज ऑफ एक्शन है, सेम ही पार्टीज हैं, ठीक है, या सेम ही प्रॉपर्टी है, सेम ही टाइटल है। उसने 2023 में दोबारा मुकदमा फाइल किया दूसरी किसी कोर्ट में, ये सेम कोर्ट में, तो कोर्ट उसको ट्राई ही नहीं कर सकती, ये दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद सेक्शन 12 क्या है, बार टू फर्दर सूट, यानी कि जब सेक्शन 10 की सूरत में, सेक्शन 11 की सूरत में जब बार लग जाएगा तो कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती उस सूट की तरफ। तो ये था हमारा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 12 तक का पोर्शन। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सिंपली नोट्स के हवाले से फिर दोबारा मैं एक ही बात कहूँगा, नोट्स की तरफ मत जाएँ, अपने पैसे बर्बाद मत करें, किसी भी किस्म की गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी आपके कोच वगैरह आपको मिलते हैं पब्लिक के अंदर, तो वो हो सकता है आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है एक ऐसी गाइड ले लें जिसके अंदर सारे के सारे एक्ट्स मौजूद हैं। देखें बैरिक्स आप लें, सेपरेट लें, फेडरल की ले लें, किसी अच्छे जो है राइटर की ले लें जिसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। जब आप बैरिक्स लेंगे इन प्रैक्टिस भी आपके काम आएगी, कल कल को आप जुडिशल एस्पिरेंट बनते हैं वहाँ भी ये बैरिक्स आपके काम आते रहेंगे। लॉ गेट की मखसूस एक किताब लेंगे जिसके अंदर बैरिक्स के पोर्शंस होंगे, तो वो पोर्शंस तो उसी लॉ गेट का हिस्सा ही होंगे ना, लॉ गेट के बाद तो वो गाइड आपकी किसी काम की नहीं रही। तो बैरिक्स लें और अच्छी जो है किसी अच्छे उसके लें, फेडरल के ले लें जिसका पेज भी अच्छा हो। और उसके अलावा मैं आपको सिंपली इतना कहूँगा कि जितने भी डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट रेशियो अच्छा नहीं आ रहा। आपने सिंपली क्या करना है, देखें आप लेक्चर सुनें,
ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन लेते हैं और बैरेक को पढ़ते ही नहीं। बैरेक को पढ़ें, बैरेक में कोई बात समझ में ना आए फिर मेरा लेक्चर सुने, क्योंकि देखिए मेरा लेक्चर होता है उर्दू के अंदर। मेरा लेक्चर जो होता है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए होता है। मेरा लेक्चर बैरेक को हूबहू पढ़ने के लिए नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है, जो बैरेक स्मार्ट स्टडी आजकल हम कर रहे हैं, उस बैरेक स्मार्ट स्टडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैरेक को पढ़ना ही सिखा रहे हैं। लेकिन पहले आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट बैरेक को एक बार पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेक्चर सुन लेना है। ठीक है। कोई स्टूडेंट लेक्चर नहीं सुनेगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसने जो है लेक्चर नहीं सुना, तो फिर उसकी मैं एब्सेंट लगा दूंगा। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।